Welcome to Medify. So let's start microbiology. In microbiology, today we'll start AIDS, which is one of the most important topic as per your university examination. So let's start AIDS. देखो बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में क्या कि रेट्रोवायरस होता है, जो HIV होता है वो रेट्रोवायरस है, जिसमें एक यूनिक एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का। वो हर रेट्रोवायरस में होगा, ठीक है। जो कि क्या करता है, जो कि DNA का सिंथेसिस कराता है RNA में। मतलब सुनिए, नॉर्मल चीज़ है कि भैया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज उसके पास, तो RNA से DNA बना सकता है। तो सेल के अंदर जब होस्ट सेल के अंदर वो आता है तो RNA से DNA कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि भैया दो जीनस होते हैं। एक होता है जीनस लेंटीवायरस, जिसके होते हैं दो, HIV1 एंड HIV2। मतलब HIV A जो है ना, तो HIV एंटीजन A, HIV एंटीजन 2। तो दो एंटीजन होते हैं किसके, जीनस लेंटीफॉर्म के या लेंटीवायरस के दो एंटीजन है, HIV1 HIV2। नेक्स्ट जीनस इज जीनस डेल्टा रेट्रोवायरस। डेल्टा रेट्रोवायरस से एड्स कॉज नहीं होता है, दिस इज फॉर डिफरेंट। लेकिन इसका जो वायरस होता है वो है HTLV1। पेशेंट कैन बी HTLV पॉजिटिव, बट इट कैन नॉट कॉल दैट इट इज एड्स पॉजिटिव। अगर HIV पॉजिटिव है तो ओपन बोलेंगे एड्स पॉजिटिव है, ठीक है। नेक्स्ट टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर में इसका एनवेलप होता है, जो कि किससे बना होता है। इसका एनवेलप लिपिड से बना है प्लस प्रोटीन से बना है। अब प्रोटीन में कौन सा, तो लिख लेते हैं। प्रोटीन में बनता है ग्लाइकोप्रोटीन से। किससे बनता है प्रोटीन में, ग्लाइकोप्रोटीन से। दो ग्लाइकोप्रोटीन के पास, एक है 120 ग्लाइकोप्रोटीन और एक है शायद 41 ग्लाइकोप्रोटीन। यस, एक 120 और एक है 41 ग्लाइकोप्रोटीन। 120 ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है वो होता है मेन ग्लाइकोप्रोटीन विच अपीयर एज अ नोब। इट इज मेन ग्लाइकोप्रोटीन अपीयर एज अ नोब। एंड ग्लाइकोप्रोटीन 41 इज ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन और ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन। बात करते हैं न्यूक्लियोकास्पिड की। तो न्यूक्लियोकास्पिड में क्या है कि इसमें जो कास्पिड्स हैं, जो कि इसके DNA को कवर करके रखे हुए हैं, कास्पिड्स, इसमें जो कास्पिड है वो क्या है, तो कास्पिड जो है इसके वो कोर पैटर्न के हैं। पहली बात, कोर पैटर्न के हैं और सिलेंड्रिकल है। सिलेंड्रिकल न्यूक्लियोकास्पिड होता है इसके पास, सिलेंड्रिकल इन शेप। देन वी टॉक अबाउट व्हाट आर दी HIV एंटीजन। देखो इसमें जो होते हैं, इसमें टोटल 6 होते हैं। 6 भी कैसे, 3 स्ट्रक्चरल होते हैं और 6 जो होते हैं वो बिना काम के होते हैं, मतलब नॉन रेगुलेटरी होते हैं। क्या होते हैं, नॉन स्ट्रक्चरल और नॉन रेगुलेटरी, मतलब और रेगुलेटरी जीन। उसको बोलते हैं अपन नॉन स्ट्रक्चरल या रेगुलेटरी जीन बोलते हैं, जो कि बचे हुए 6 हैं। मतलब 9 टोटल होते हैं, इसमें 9 जीन्स होते हैं टोटल। 9 स्ट्रक्चरल या 9 जीन्स होते हैं, जिसमें से 3 जो होते हैं वो स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, और जो तुम्हारे 6 होते हैं वो नॉन स्ट्रक्चरल और रेगुलेटरी जीन। मतलब 6 जो होंगे वो किस में काम करेंगे, तुम्हारे इंट्रासेलुलर प्रोसेस में, रेगुलेशंस हो गए, DNA कन्वर्जन हो गया, इन सारे प्रोसेस में काम आएंगे 6। और जो 3 हैं वो स्ट्रक्चरल में काम आएंगे, यानी कि जो स्ट्रक्चर मेंटेन कर रखेंगे वायरस का। बात करते हैं कौन कौन से 3 और कौन कौन से अलग अलग है। तो स्ट्रक्चरल जीन की बात करते हैं। स्ट्रक्चरल जीन में सबसे पहला आता है GAG, गैग जीन। द गैग जीन जो होता है वो कोड करता है फॉर द कोर। गैग जीन कोड फॉर द कोर, याद रखना, गैग जीन कोड फॉर द कोर। ये MCQ है कि गैग जीन किसके लिए कोड करता है। और द शेल है, एंड द शेल ऑफ द वायरस, ये एक्सप्रेस होता है, याद रखना। इसके 2 मतलब ये टूटता है और उसमें 2 बनता है, विच इज 3 बनता है एक्चुअली। P55 होता है। इसको जब बोलते हैं कि भैया इसमें P55, एक बार बता रहा हूँ, जो 55 है वो क्या है, तो 55 जो है उसका मॉलिकुलर वेट है 55 किलो डाल्टन का। इसका मॉलिकुलर वेट होता है गैग जीन का। तो ये जो गैग जीन होता है इसको अपन P55 बोलते हैं। ये P55 जो होता है ये फर्दर 3 प्रोटीन में डिवाइड होता है, विच इज P18, P24 एंड P15, ठीक है। अब जो P18 वाला है ये बनाता है शेल एंटीजन, और जो P24 और 15 है ये बनाता है कोर एंटीजन। और एक बात तुम मेरी यहीं सुन लो कि ये कभी चेंज नहीं होते, हर HIV वायरस का ये सेम रहेंगे हमेशा, लाइफ टाइम के लिए। तो ये कंसेप्ट कहाँ से आया अपन देखेंगे आगे। देखो मैंने तुमको बता दिया अभी कि कोर गैग जीन या फिर गैग जीन के जो सभी यूनिट्स है, जैसे P24 एंड P18 और P15, ये 3 कभी चेंज नहीं होंगे। P18 इज फॉर शेल एंटीजन एंड P24 एंड 15 इज फॉर कोर एंटीजन। नेक्स्ट टॉक अबाउट द पोल एंटीजन। पोल एंटीजन जो होता है वो कोड करता है एंजाइम्स के लिए, जो वायरल एंजाइम होते हैं, जैसे कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हो गया और प्रोटीएज हो गया और इंटीग्रेज हो गया। देन ये एक्सप्रेस होता है, याद रखना, ये एक्सप्रेस होता है एज P31, P51 एंड P66। मतलब ये जो पोल जीन कोड है इसको 3 फॉर्म बोला जाता है। या तो P31 बोला जाएगा जिससे ये बनाएगा अपना इंटीग्रेस, P51 बोला जाता है इससे बनाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और P66 नॉर्मली कुछ नहीं बनाता लेकिन हाँ बोला जाता है, ठीक है। इसके मतलब ये समझ लो कि इस जो तुम्हारा
पोल जीन है, तो पोल जीन के तुम्हारे 3 फॉर्म्स हैं, जिसमें ये तीनों में एक्सप्रेस होता है पोल जीन। ठीक है, किस किस में एक्सप्रेस होता है पोल जीन? तुम्हारा पोल जीन एक्सप्रेस होता है P31 में। P31 फॉर्म में वो क्या बनाता है? इंटीग्रेस एंजाइम बनाता है। ठीक है, याद हो गया। देन P51 फॉर्म में क्या बनाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बनाता है। ठीक है, और एक और फॉर्म होता है विच इज़ नॉन प्रोडक्टिव, विच इज़ P66। ठीक है, ये नॉन प्रोडक्टिव, नॉन प्रोडक्टिव, कोई प्रोडक्शन नहीं करा लेकिन फिर भी रखते हैं। देन लास्ट जीन इज जो लास्ट स्ट्रक्चरल जीन है विच इज ENV जीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ENV जीन, बिकॉज ये एनवलप ग्लाइकोप्रोटीन का संभालता है विच इज ग्लाइकोप्रोटीन 120 एंड 41, विच इज ग्लाइकोप्रोटीन 120 एंड 41। अभी 140 21 कहाँ से आया? देखो, जो ग्लाइकोप्रोटीन है, जैसे कि मैंने फर्स्ट बात करी थी विच इज गैक जीन की, वो P55 है, वो डिवाइड होता है 2 में, विच इज P 3 में डिवाइड होता है, विच इज P18 P24 एंड P50। देन ये जो वाला जो होता है कौन सा? ENV जीन जो होता है इसको बोलते हैं P160 या GP160। इस GP160 दो कंपोनेंट में टूटता है, विच इज GP120 एंड GP41। GP120 जो होता है वो सबसे मेन होता है, जो कि रिसेप्टर से बाइंड करता है किसके? होस्ट सेल्स के मतलब होस्ट के T सेल से। जो तुम्हारा जो मैं मान लो कि अगर मेरे को होता है, तो अगर HIV मेरी बॉडी के अंदर आएगा, तो HIV मेरी बॉडी के T सेल से यानी कि CD4 सेल से कौन बाइंड करेगा? उसका ग्लाइकोप्रोटीन 120 बाइंड करेगा। और जो तुम्हारा ग्लाइकोप्रोटीन 141 है, इसका क्या करना है फिर? तो ग्लाइकोप्रोटीन 41 जो होता है वो को रिसेप्टर्स जो होते हैं, को रिसेप्टर्स, उनसे बाइंड करता है। नॉन स्ट्रक्चरल जीन जो होते हैं वो, और ये को रिसेप्टर बाइंड करता है, रखना किससे बाइंड करता है? को रिसेप्टर से बाइंड करता है। देन वी टॉक अबाउट नॉन स्ट्रक्चरल जीन। नॉन स्ट्रक्चरल जीन जो होते हैं वो रेगुलेट करते हैं वायरल एप्लीकेशन को। नॉन स्ट्रक्चरल जीन जो होते हैं वो रेगुलेट करते हैं किसको? वायरल एप्लीकेशन को। अब ये जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? देखो फटाफट, ये तो कि 2 बार में डिवाइड होते हैं। एक होता है एसेंशियल रेगुलेटरी जीन और एसेसरी रेगुलेटरी जीन। मैंने बताया था कि 6 रेगुलेटरी जीन्स होते हैं। ठीक है, 3 एसेंशियल और 3 एसेसरी। अब एसेंशियल कौन से होते हैं, एसेसरी कौन से होते हैं, इसकी बात करते हैं। एसेंशियल्स आर टेट, नेफ एंड REV। टेट इज used for production of transcriptional transactivator is TET gene. NEF gene stands for negative factor, and last is REV which is non-productive. Next we talk about the accessory gene. Accessory gene जो होते हैं वो होते हैं अपने 3, which is VIF, VPR and VPU. VIF, VPR, VPU, ठीक है। जो विफ VPR VPU एसेसरी रेगुलेटरी जीन होते हैं, इतना समझ पड़ोगे, मतलब भी नहीं है, वैसे नाम याद रख लेना कि एसेंशियल रेगुलेटरी जीन जो होते हैं वो कौन से होते हैं? टेट, नेफ और REV। और जो एसेसरी रेगुलेटरी जीन होते हैं वो होते हैं विफ, VPR एंड VPU। नेक्स्ट टॉक अबाउट एंटीजेनिक वेरिएशन एंड डाइवर्सिटी। मैंने तुमको एक चीज़ बताई थी, क्या बताई थी? मैंने तुमको एक चीज़ बताई थी कि ENV जीन विच इज एनवलप जीन, जो कि तुम्हारा ग्लाइकोप्रोटीन 120 और 41 दे रहे थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है उसकी बात करते हैं। देखो, जो ENV जीन होती है, ENV जीन जो होती है वो म्यूटेशन शो करती है, कभी भी म्यूटेशन शो कर देगी। तो बॉडी के अंदर, फॉर सपोज बॉडी के अंदर HIV तुम्हारी आ गई है, तुम्हारी बॉडी इतनी बड़ी, ठीक है, इसके अंदर तुम्हारा HIV आ गया है। ठीक है, HIV को बनाता हूँ मैं पर्पल कलर का। ठीक है, ये मेरा HIV है, 2 आ गए। अब बॉडी के अंदर आने के बाद क्या हुआ? जो एनवलप पर्पल कलर का था वो बॉडी के अंदर आया, वो तो वो हो गया पर्पल कलर का। ठीक है भाई, अच्छी बात है। अब कुछ दिनों के बाद जब बॉडी ने उसको देखा तो वो हो गया ब्राउन कलर का। फिर कुछ दिनों बाद बॉडी ने उसको देखा तो वो हो गया ब्लैक कलर का। फिर कुछ दिनों की बॉडी ने देखा तो हो गया ब्लू कलर का। तो क्या हो रहा है इसमें? चेंज कहाँ आ रहा है? उसके एनवलप में। उसका इंटीरियर हमेशा, फॉर सपोज उसका इंटीरियर अगर रेड है, मतलब जो कोर है उसकी, अगर कोर उसकी रेड है तो कोर विल बी ऑलवेज रेड। कोर कभी नहीं चेंज होगी, कोर हमेशा रेड रहेगी, कोर हमेशा रेड है उसकी। लेकिन जो उसका एनवलप है वो बार बार अपना कलर बदल रहा है, मतलब बार बार उसके जीन बदल रहा है। तो अगर कोई एंटीबॉडी, क्योंकि एंटीबॉडी अगर आती है तो सबसे पहले तो सरफेस पे आके बाइंड होगी, सीधा अंदर तो जाएगी नहीं, सीधा सबसे पहले सरफेस पे आके बाइंड होगी। तो अगर सरफेस पे आके कोई भी चीज़ बाइंड हो रही है और अगर तुम्हारा सरफेस ही बार बदल रहा है तो तुम क्या, तुम्हारा बाउंडेशन कॉन्स्टेंट रहेगा? नहीं रहेगा। तो जो एंटीबॉडी होती है वो एक म्यूटेंट की बनती है तो सेकंड म्यूटेंट रेडी हो जाता है। एंटीबॉडी आर नॉट फिक्स्ड, एंटीबॉडी फिक्स नहीं होती है। और ये सबसे बड़ा रीज़न होता है कि HIV जो होता है वो इवेट करता है किसको? HIV इवेट द होस्ट इम्यून सिस्टम, क्योंकि जब तक इम्यून सिस्टम अपनी एक एंटीबॉडी बनाता है, HIV जो होता है वो 3 बार म्यूटेशन कॉज कर देता है, ताकि उसका जो जीन है वो 3 बार बदल जाए। मतलब उसकी गलती से भी तुम पता नहीं कर सको कि भैया क्या उसकी एंटीबॉडी, तुम क्या उसका जेनेटिक कोड है, ताकि तुम उसका पढ़ के एंटीबॉडी बना सको। ठीक है, देन
वैक्सीनेशन भी इसलिए बहुत एक्सट्रीमली इसका वो हो रहा है, दिक्कत आ रही है वैक्सीनेशन में, तभी तो दिक्कत आ रही है क्योंकि जो इसका एंटीजेनिक कोर है, मतलब कोर है, वो इसका पता ही नहीं चल रहा भैया कि कौन से टाइम में क्या जीन हो रहा है उसके, बिकॉज वाइगरसली म्यूटेशन शो करता है। वैक्सीनेशन अगेंस्ट HIV इज डिफिकल्ट, अगेंस्ट HIV इज डिफिकल्ट। तो क्या ख़त्म नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जहाँ प्रोड्यूस हो रहा है उसको ख़त्म कर दो, जहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, जहाँ रेप्लिकेट हो रहा है उसको ख़त्म कर दो, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, कैसे ट्रीटमेंट बताऊंगा, देखो ट्रीटमेंट बताऊंगा। ट्रीटमेंट में बात करते हैं पैथोजेनेसिस की, कैसे अपनी बॉडी के अंदर आया, क्या करा है, तो बात करते हैं सबसे पहले मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में सब जानते हैं कि HIV एड्स होता है सेक्सुअल रूट से, सेक्सुअल ट्रांसमिशन होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन। इसमें सेक्सुअल ट्रांसमिशन में इसमें जो है वेरिएशन बना कर रखी है अपना हेट्रोजीनस और होमोजीनस में, मतलब जीनस नहीं, सेक्सुअल, हेट्रोसेक्सुअल और होमोसेक्सुअल में। अब वो तुम खुद जानते हो किस बात में बात हो रही है। तो वर्ल्ड में यानी कि अगर अमेरिका, मतलब पूरा दुनिया की बात करें तो उसमें होमोसेक्सुअल जो होता है वो भी कुछ परसेंटेज रखता है। इंडिया में बात करेंगे तो होमोसेक्सुअल परसेंटेज नहीं रखता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है इसके बारे में बात करना कि होमोसेक्सुअल तरीके से भी HIV जो है फैल सकता है, और हेट्रोसेक्सुअल से तो फैलता ही है। ठीक है, देन ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, नेक्स्ट इज द प्रिकॉर्डियस ऑफ म्यूकोजल ट्रांसमिशन। म्यूकोजल ट्रांसमिशन क्या होता है बताओ, म्यूकोजल ट्रांसमिशन क्या होता है? रुको तुमको दिखाता हूँ एग्जाम्पल के साथ। प्रीक्यूटेनियस, परक्यूटेनियस और म्यूकोजल। अब इसका क्या फ़र्क होता है, ये क्या मतलब होता है? देखो, म्यूकोजल ट्रांसमिशन मतलब म्यूकस से कोई ट्रांसमिशन हो रहा है, मतलब कोई बॉडी तुम्हारे म्यूकस मेम्ब्रेन में आ रही है और कोई चीज़ तुम्हारी बॉडी के म्यूकस मेम्ब्रेन में आ रही है और फिर वो किसी और की बॉडी म्यूकस मेम्ब्रेन में जा रही है। निडल, सुई जो इंजेक्शन में लगती है, तुमने एक को लगाई, फिर तुमने उसी से दूसरे को लगा दी। फॉर सपोज जिसको पहले लगाई थी उसका HIV था, तो बाजू वाले को भी हो जाएगा। ठीक है, देन वी टॉक अबाउट द रिसेप्टर अटैचमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि देखो, पैथोजेनेसिस इज ऑलवेज अ स्टोरी। कैसे अपनी बॉडी के अंदर आया, कैसे उसने रिएक्ट करा। तो अपनी बॉडी के अंदर तो आ गया, अब कैसे आ गया? अलग अलग तरीके से, सेक्सुअल रूट से आ सकता है, सेकेंड इज तुम्हारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन से आ सकता है, देन परक्यूटेनियस तरीके से आ सकता है। अब बात करते हैं कि बॉडी के अंदर आने का क्या क्या उसने। सबसे पहले होता है रिसेप्टर अटैचमेंट, मतलब वो रिसेप्टर से अटैच होगा। कैसे अटैच होगा? देखो, जो फॉलोइंग रिसेप्टर होते हैं इंट्रैक्शन उसमें आता है। सबसे पहले मेन रिसेप्टर की बात करें, मेन रिसेप्टर कौन सा होता है? मैंने तुमको बताया था कि ग्लाइकोप्रोटीन 120 जो होता है वो बाइंड करता है किसके साथ? CD4 के साथ। किसके साथ बाइंड करता है? CD4 के साथ बाइंड करता है। CD4 इज हेल्पर टी सेल, CD4 इज हेल्पर टी सेल, CD4 एक हेल्पर टी सेल है, उससे जाके बाइंड कर लेगा। अब उससे बाइंड करता है, इसके साथ साथ ये कहीं और भी बाइंड करता है, जैसे कि मैक्रोफाज हो गया, मैक्रोफाज पे बाइंड कर लेता। ठीक है, तुम्हारा ये लैंगरहैंस सेल्स पे बाइंड करता है। लैंगरहैंस सेल्स किसमें दिखते हैं? TB में, याद रखना मत भूलना। लैंगरहैंस सेल्स पे बाइंड कर लेगा, लैंगरहैंस सेल दिखते हैं वो, तो ये लैंगरहैंस होता है, देख लेना भाई पैथोलॉजी में, भूल के थोड़ा सा। ठीक है भैया, ये हो गया मेन रिसेप्टर 120 ग्लाइकोप्रोटीन 120 और CD4 सेल्स जो होते हैं वो बाइंड कर लेते हैं। और टारगेट सेल क्या है इसका? मेन टारगेट सेल है हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल को पूरा खत्म कर देते हैं बॉडी के। मतलब अब होना क्या वाला है आगे? हेल्पर टी सेल की वैल्यू गिरने वाली है, मतलब जो काउंट है, टोटल काउंट, वो गिरने वाला है। ठीक, अब बात करते हैं सेकंड रिसेप्टर है, सेकंड को रिसेप्टर। तो देखो क्या होता है कि जब भी तुम्हारा CD4 से बाइंड करता है, ठीक है, तो ये ज़रूरी है कि ये को रिसेप्टर या कीमोकाइन रिसेप्टर से बाइंड करे। ठीक है, ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अगर ये बाइंड नहीं करता है तो बॉडी के अंदर इसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनती है, ना ये कुछ एक्ट कर सकता है जब तक कि को रिसेप्टर, मतलब ये कन्फर्मेशन होता है। फॉर सपोज कोई भी एंटीजन आता है बॉडी के अंदर, वो दो जगह ही बाइंड करता है टी सेल्स में। अगर एक जगह बाइंड करेगा तो देन इट विल नॉट बिकम एक्टिवेटेड, और ना ही वो कुछ एक्शन शो करवा सकता है। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है, जैसे कि CXCR4 प्रेजेंट होता है टी लिम्फोसाइट्स पे, और अगर ये मैक्रोफाज बाइंड करता है तो यहाँ पे होता है CCR5 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों बताऊंगा, सुनो। CCR5 मॉलिक्यूल जो कि प्रेजेंट होता है मैक्रोफाज पे। अब बात करते हैं एक और, विच इज DC साइन। DC साइन क्या होता है? तो कुछ नहीं, डेंड्राइटिक सेल से बाइंड करता है, सोलर DC साइन, यस, विच HIV बाइंड्स टू डेंड्राइटिक सेल्स, उसको DC साइन बोलते हैं और कुछ नहीं। लेकिन ये DC साइन जो होता है, ये अगर डेंड्राइटिक सेल से बाइंड करेगा तो डेंड्राइटिक सेल इज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ये इसको ले जाएगी कहाँ छोड़ देगी? टी सेल्स में, ना कि सेल में। मतलब डायरेक्ट जो लिम्फ नोड के सेल है जहाँ उसको जाना है तुम्हारे टी लिम्फोसाइट को, HIV को, वहाँ नहीं लेके जाएगी, ये तुमको टी लिम्फोसाइट पे लेके जाएगी, टी सेल्स पे लेके जाती है। ठीक है, अब बात कर रहा था कि इसकी CRCF बता था मैंने, इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? अगर इसका म्यूटेशन हो जाता है, याद रखना, जिन पेशेंट्स में इसका म्यूटेशन हो जाता है वो एक बून की तरह होते हैं। बून म्यूटेशन इन CCR5 इज अ बून
फॉर पेशेंट, उसको कभी HIV नहीं होगा, उसको कभी भी HIV नहीं होगा अगर CCR5 तुम्हारा अगर वो है म्यूटेट है, मतलब वो HIV रिसेप्टर्स के बाइंडिंग में नहीं देता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉक अबाउट रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन क्या होगा, देखो अब रिसेप्टर T सेल्स पे आ गया है, T सेल से हो जाएगा लिम्फ नोड पे, ये सुन लो मेरे मुंह से कि T सेल से जाएगा लिम्फ नोड पे। अब बताता हूँ कि आगे क्या होगा। देखो जैसे ही वो तुम्हारे लिम्फ नोड पे जाएगा, लिम्फ नोड पे जाने से क्या हुआ, सबसे पहले तो फ्यूजन हुआ किसका, जो T सेल पे था, जो T सेल पे था अब वो गया लिम्फ नोड के अंदर, तो लिम्फ नोड में उसका फ्यूजन हो गया। ठीक है, किसका फ्यूजन हुआ तुम्हारे, उसका। और इस फ्यूजन में हेल्प करता है ग्लाइकोप्रोटीन 41 और 120 भी करता है, लेकिन 41 ज़्यादा मेल रोड पे करता है। ठीक है, इस फ्यूजन में कहाँ पे फ्यूजन हो रहा है तुम्हारा, जो टी रिसेप्टर है, जो टी सेल्स है उसमें, और उससे तुम्हारे लिम्फ नोड में। अब क्या हुआ, लिम्फ नोड में गया, वो लिम्फ नोड में गया, लिम्फ नोड के सेल साइटोप्लाज्म में चले गया। अब HIV जब साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, साइटोप्लाज्म में आने के बाद वो कराएगा पेनिट्रेशन, अंदर आ गया, पेनिट्रेशन हो गई। अब क्या होगा, जो उसका एनवलप है वो टूट जाएगा। अब क्या होगा, जो एनवलप है वो टूट जाएगा। अब भैया अनकोटिंग भी हो गई है। अनकोटिंग होने से क्या हुआ, जो RNA था उसके पास 2 कॉपीज़ है किसकी, SSRNA की। SSRNA की 2 कॉपीज़ हैं इसके पास, HIV के पास। मतलब इसने अपना वो हटा लिया, ऊपर का मुखौटा, मतलब एनवलप, उसने एनवलप निकाल के दिखाया भैया मेरे पास दो RNA के, 2 SSRNA के पकड़े। और एक एंजाइम पड़ा है इसके पास विच इज़ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एक एंजाइम पड़ा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब क्या करेगा ये, अब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कराएगा विच इज़ व्हाट, ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है ये हो जाएंगे बाइंड, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से ये कराएगा सिंगल स्ट्रैंडेड DNA बनाएगा। क्या बनाएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA बनाएगा। अब सिंगल स्ट्रैंडेड DNA जो है, और हाँ ये कैसे बनाएगा सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम प्लस RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज, RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, इन दोनों से मिलके ये DNA बना लेगा। अब DNA बनाया, DNA क्या होगा, DNA सीधा घुस जाएगा प्री इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स। प्री इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं होता है, जो तुम्हारे सिंगल स्ट्रैंडेड DNA है ये कन्वर्ट हो जाएगा डबल स्ट्रैंडेड DNA में, और डबल स्ट्रैंडेड DNA के साथ साथ जो इंटीग्रेज है, अब जो इंटीग्रेज वाला था तुम्हारा एंजाइम, साथ में एक और था ना इंटीग्रेज, वो इंटीग्रेज मिलके इसका इंटीग्रेशन कराएंगे किस में, DNA में, होस्ट DNA में इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। हुआ क्या, लिम्फ नोड के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर आया, सेल साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, साइटोप्लाज्म आने के बाद उसने क्या कराया, पेनिट्रेशन हुआ, उसके अनकोटिंग हो गई, उसका एनवलप टूट गया, एनवलप टूटा, उसके पास 2 एंजाइम थे, इंटीग्रेस और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, उसके साथ साथ उसके पास 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA थे। अब सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मिलकर बनाया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन शो करा विच सिंगल स्ट्रैंडेड DNA में कन्वर्ट हो गया है वो। ठीक है, फिर सिंगल स्ट्रैंडेड DNA में कन्वर्ट होने के बाद में ये जो है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड DNA कन्वर्ट हुआ डबल स्ट्रैंडेड DNA में। डबल स्ट्रैंडेड DNA जो था वो अब होगा इंटीग्रेस एंजाइम के साथ मिलके, उसने इंटीग्रेशन करा लिया खुद का किसमें, होस्ट DNA में। अब वो होस्ट DNA से मिलके रेप्लिकेशन कराएंगे किसका, तुम्हारे इसका HIV वायरस के DNA का, और इसको बनाएंगे प्रो वायरस। क्या बनाएंगे, प्रो वायरस। और अगर ये कहानी मैक्रोफेज में होती है तो मैक्रोफाज को बोलते हैं HIV फैक्ट्री। क्या बोलते हैं, मैक्रोफाज को HIV फैक्ट्री बोलते हैं, याद रखना मत भूलना। एक इंटीग्रेटेड वायरस फॉर्म होता है, अब इसको बोलते हैं अपन प्रो वायरस। अब लेटेंसी क्या होती है, लास्ट पॉइंट लिखा है लेटेंसी कुछ नहीं, लेटेंसी क्या होता है, लेटेंट मतलब एक वो टाइम पीरियड या वो फेज़ जिसमें कोई सिम्टम शो नहीं हो रहे हैं, लेकिन हाँ तुम्हारी बॉडी के अंदर HIV जो हो रहा है वो मल्टीप्लाई कर रहा है, इसमें कोई सिम्टम शो नहीं हो रहे, मतलब तुम्हारे 2 सेल्स आजू बाजू में, ठीक है, एक सेल्स में तुम्हारे 2 मैक्रोफाज साथ चल रहे हैं, एक मैक्रोफाज के अंदर तुम्हारा इतना प्रोडक्शन हो रहा है HIV का, लेकिन दूसरे में नहीं हो रहा है, दूसरे को पता भी नहीं चलेगा कि फर्स्ट में इतना हो रहा है, बिकॉज लेटेंसी है, पहले प्रोडक्शन होने के बाद में एक साथ छूटते हैं। ठीक है, तो ये लेटेंसी की बात भी हो गई कि डिले होता है, और ये लेटेंसी डिपेंड करती है, महीनों में भी खत्म हो सकती है और 30 साल भी लग सकते हैं मैक्सिमम। डिसीज प्रोग्रेशन की पेशेंट को क्या लगेगा, तो नेचुरल कोर्स की अगर बात करते हैं तो 80 से 90% HIV जो होते हैं, 80 to 90% ऑफ HIV जो होते हैं वो इन्फेक्ट होते हैं इंडिविजुअल से, और उसको बोलते हैं टिपिकल प्रोग्रेसर्स, मतलब जो टिपिकली प्रोग्रेस करते रहते हैं, पहली बात। सेकंड थिंग इज़ ये अप्रॉक्सीमेटली 10 साल का नेचुरल कोर्स होता है इसका। कितने साल का होता है, 10 साल का नेचुरल कोर्स होता है इसमें। ठीक है, मैंने ये भी मान लिया। अब बात करते हैं बच्चे 5 स्टेप्स, 5 स्टेजेस होती है इसकी, 5 स्टेजेस होती है। पहली स्टेज है एक्यूट HIV या फिर एक्यूट रेट्रोवायरस सिंड्रोम। अब इसमें क्या होगा, कुछ नहीं, सिंपल चलते हैं नॉर्मल। क्या लिखना है तुमको, सबसे पहला T सेल्स डिक्लाइन, T सेल डिक्लाइन होगा भैया, T सेल डिक्लाइन होगा इसमें सबसे पहली चीज़। सेकंड प्राइमरी वायरीमिया, वायरीमिया मतलब ब्लड के अंदर वायरस का आना। थर्ड पॉइंट क्या लिखोगे इसमें, थर्ड पॉइंट तुम लिख सकते हो कि एक्यूट इलनेस होगी, कितने दिन तक एक्सटेंड कर सकती है, ये दिन में नहीं हफ्तों तक चलती है, तो ये 2 से 3 हफ्ते तक एक्सटेंड कर सकती है। फ्रॉम
3 से 4 3 to 4 वीक्स, 1 महीने तक तुम्हारी इलनेस रह सकती है. नेक्स्ट इज व्हाट, सिग्निफिकेंट ड्रॉप एंड अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप इज सीन. अब हम बात करते हैं एसिम्प्टोमेटिक स्टेज. एसिम्प्टोमेटिक स्टेज में क्या होता है, CD8 cells, CD8 which is cytotoxic cells become active. CD8 cells become active. इसके साथ साथ CD8 सेल के साथ साथ एक चीज़ और है विच इज़ ह्यूमरल इम्यूनिटी. ह्यूमरल इम्यूनिटी ये भी एक्टिव हो जाएगी. ह्यूमरल इम्यूनिटी इज ऑल्सो बिकम एक्टिव. ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, तुम्हारे HIV ख़त्म कर देंगे. HIV ख़त्म कौन से, जो तुम्हें उस टाइम दिख रहे होंगे, जो सेल्स के अंदर होंगे वो ख़त्म नहीं होंगे, जो दिख रहे होंगे, जो ब्लड में उस टाइम प्रेजेंट होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, नो डाउट. लेकिन जो तुम्हारे लिम्फ नोड्स में होंगे, जो तुम्हारे मैक्रोफाजेस के अंदर होंगे, वो ख़त्म नहीं हुए अभी, वो तुम्हारी बॉडी के अंदर अभी भी हैं. और वो क्या करेंगे, वो अब प्रोड्यूस होंगे, वो खुद को डिवाइड करेंगे. अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. सो हुआ क्या है अब कि यहाँ पे क्लिनिकल लेटेंसी आ जाती है. नाउ देयर इज अ क्लिनिकल लेटेंसी विच चेंजेस टू एसिम्प्टोमेटिक स्टेज, जो कि एसिम्प्टोमेटिक स्टेज में डाल देगा. नाउ इट्स सीन क्लिनिकल लेटेंसी, मतलब वो खुद को डेवलप करेंगे लेकिन वो कोई सिम्टम शो नहीं करेंगे, अभी तक कोई सिम्टम शो नहीं करेंगे. ठीक है. क्लिनिकल लेटेंसी जो कि कुछ महीनों से सम मंथ टू 30 साल 30 ईयर्स तक ये एक्सटेंड कर सकती है क्लिनिकल लेटेंसी, और जनरली 10 साल तक रहती है. देन ये जो होता है, ये जो क्लिनिकल लेटेंसी के बाद में क्या होगा, क्लिनिकल लेटेंसी, और हाँ इसमें खास बात होती है CD4 सेल्स या और तुम्हारे T हेल्पर सेल्स जो होते हैं वो रीजनरेट हो जाते हैं. CD4 सेल्स वो रीजनरेट होते हैं, उनकी लेवल नॉर्मल तक होने लग जाती है, लेकिन नॉर्मल नहीं होती है. नॉर्मल तक होती है लेकिन नॉर्मल नहीं होती है, वो धीरे धीरे डिक्रीज करते रहते हैं. परसिस्टेंट जनरलाइज लिम्फेडेनोपैथी, ये क्या होती है, कुछ नहीं, जो लिम्फ नोड है, जो लिम्फ नोड होते हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं. लिम्फ नोड इनलार्ज, और इसमें जो साइट होती है वो 3 महीने तक रहती है. जो इनलार्ज लिम्फ नोड है वो कम से कम 3 महीने तक रहता है. परसिस्ट फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने तक तो रहते हैं. और उसके साथ साथ लिम्फोमा भी कॉज करते हैं, ये लिम्फोमा भी कॉज करते हैं. और सब कुछ ये आसपास करते हैं किसके, T सेल्स के, ताकि T सेल्स की लेवल जो है वो अब जो बढ़ गई है, पहले जो सिग्निफिकेंट ड्रॉप आ गया था, अब बढ़ने लग गई थी किसमें, सेकंड एसिम्प्टोमेटिक स्टेज या फिर क्लिनिकल लेटेंसी की स्टेज पे. अब क्या होगा, अब धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी, धीरे धीरे डिक्रीज करेगा. एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप नहीं लाएंगे, धीरे धीरे डिक्रीज करेंगे. अब क्या हुआ, नेक्स्ट सिम्प्टोमेटिक HIV. अब सिम्प्टोमेटिक HIV कहाँ से आ गया बीच में, ये देखो. अब CD4 सेल्स जो होंगे वो कम हो रहे हैं, वो हो ही रहे होंगे, CD4 सेल्स फॉलिंग. ठीक है. उसके साथ साथ CD4 सेल्स फॉलिंग के साथ यहाँ पे अनएक्सप्लेन डायरिया दिखता है. अनएक्सप्लेन डायरिया, पेट खराब रहेगा आदमी का. और वो भी 1 महीने से ज़्यादा, फॉर सस्टेन 1 मंथ, मोर देन 1 मंथ. सेकेंड इज वेट लॉस हो सकता है, वो भी अनएक्सप्लेन होगा, वेट लॉस हो सकता है. इसके साथ साथ एक है जो कि क्लासिकल है, विच इज़ नाइट स्वेट. एंड लास्ट इज अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन. एंड लास्ट इज एड्स. अब ये एड्स क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं, वायरल लोड जो जाएगा वो हाई हो जाएगा, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, लिम्फ नोड जो होंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, जीवन तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा, खत्म. यही होगा और क्या. देखो, हाई वायरल लोड हो गया, हाई वायरल लोड पहला. सेकेंड, रैपिड फॉल इन CD4 हो जाएगा. देन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बढ़ जाएंगे, जो तुम्हारी रिकरेंसी फ्रीक्वेंसी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन की वो इंक्रीज हो जाएगी. अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन की फ्रीक्वेंसी जो है, इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है. और तुमको न्यूक्लिया भी हो सकता है, और न्यूक्लिया के चांसेस भी बढ़ जाते हैं. देन नेक्स्ट टॉक अबाउट होता है क्लिनिकल डायग्नोसिस. तो क्लिनिकल डायग्नोसिस में इसके है ना 2 क्लासिफिकेशन हो रखे हैं. एक WHO ने दिया था, WHO की तो बात छोड़ो, WHO का इंपॉर्टेंट है, ठीक है. और एक दिया था विच इज CDC क्या था, सेंटर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, इसने दिया था. इसकी कोई इतना इंपॉर्टेंट रखी नहीं गई थी CDC वाले की, लेकिन WHO इज इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो CDC वाले में क्या बोला गया था कि इसने जो क्लिनिकल सिस्टम है, जो उसका क्लिनिकल सिम्टम्स है, सिम्टम्स है, उसको 9 स्टेजेस में बांटा था. कितनी स्टेज में बांटा था, 9 स्टेज में बांटा था. वो 9 स्टेज जो है, वो 9 स्टेज डिपेंड करती थी CD4 की कंसंट्रेशन या CD4 की नंबर पे, CD4 के काउंट पे. CD4 काउंट पे डिपेंड करती थी. 9 स्टेजेस से बांटा था इसने CDC ने. बहुत लंबा क्लासिफिकेशन है, इसे अपन नहीं पढ़ते इसका यूज लेवल पे. देन नेक्स्ट इज WHO जो होता है वो इंपॉर्टेंट है,
और तुम्हारे अपूर्वा शास्त्री ने पूरी एक टेबल देकर रखी, तुमको उसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। सिंपल 4 चीज़ें से बांटा है इसने क्लिनिकल वाले को, 4 चीज़ें बांटा है। मैं तुमको मुंह से बता रहा हूँ, लिखने के बाद इतना ताकत नहीं कि इतना सब कुछ लिख दूँ, ठीक है, फिर भी सुन लो। 4 चीज़ें बांटा है। सबसे पहला क्लिनिकल फर्स्ट स्टेज इज एसिम्प्टोमेटिक, फर्स्ट स्टेज इज एसिम्प्टोमेटिक, ठीक है, कोई सिम्टम नहीं दिखेंगे। सेकेंड स्टेज इज सिम्टोमेटिक, जिसमें तुम्हारा वेट लॉस होगा, ठीक है, और तुम्हें क्या हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, और एक और चीज़ उसमें थी यार, भूल गया, हाँ, एंगुलर चिलेटिस, अरे गूगल करना थोड़ा दिमाग से निकल गया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फाइंडिंग होती है एड्स की, एंगुलर चिलेटिस और ये वेट लॉस तो ठीक है होता है। थर्ड स्टेज जो होता है, थर्ड स्टेज इंपॉर्टेंट, इट इज़ क्रॉनिक डायरिया। क्रॉनिक क्यों हो रहा है, क्योंकि डायरिया जो है वो 1 महीने तक एक्सटेंड करता है, क्रॉनिक डायरिया। और ओरल कैंडिडियासिस। अच्छा एक बार बताओ, तुम्हें फार्मा का क्वेश्चन पूछता हूँ, ओरल कैंडिडियासिस किसका साइड इफेक्ट है? ओरल कैंडिडियासिस किसका साइड इफेक्ट था, सोच के बताओ, लेक्चर के एंड में बताऊंगा। ओरल कैंडिडियासिस किसका साइड इफेक्ट था? एक ड्रग थी जो कि मैंने बताया था फार्मा के लेक्चर में, और तुम्हें ये बता दूँ इसकी सिंपैथेटिक सिस्टम की ड्रग है, वो सिंपैथेटिक सिस्टम की ड्रग है, ओरल कैंडिडियासिस उसका साइड इफेक्ट है। देन वी टॉक अबाउट नेक्स्ट इज स्टेज 4, लेक्चर के एंड बताऊंगा आंसर। स्टेज 4 इज HIV वेस्टिंग सिंड्रोम, मतलब HIV वेस्टिंग सिंड्रोम, आदमी जो जाएगा स्लिम ट्रिम हो जाएगा, आदमी बिल्कुल स्लिम ट्रिम हो जाएगा, प्रोफाउंड वेट लॉस हो गया उसको, बढ़िया से हम स्लिम ट्रिम आदमी हो गया, HIV वेस्ट सिंड्रोम। यस, इसमें लिखा भी यही है, प्रोफाउंड वेट लॉस और आदमी स्लिम ट्रिम हो जाता है, तभी इसको लिखा है HIV वेस्ट सिंड्रोम, और इसको बोलते हैं अपन स्लिम डिसीज़। तो यह मैं बहुत मोटा था लेकिन मैं पतला हो गया, ऐसा वाला, ठीक है। और न्यूप्लेजिया हो सकता है। न्यूप्लेजिया में क्या होगा, एक इसकी फाइंडिंग होती है, रखना, कापोसी सार्कोमा। अगर तुमने पैथोलॉजी में अभी पढ़ लिया होगा ब्लड, तो तुमको पता होगा कापोसी सार्कोमा क्या होता है। और इसके 4 टाइप भी होते हैं, विच इज़ क्लासिकल कापोसी सार्कोमा, एपिडेमिक और अफ्रीकन, और एक और होता है। और ये जो होता है एड्स वाला, इट इज़ एपिडेमिक कापोसी सार्कोमा। चलो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट काइनेटिक्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। भैया देखो इसमें क्या क्या डिपेंड करता है काइनेटिक्स में। काइनेटिक्स मतलब कि सिंपल जो डिसीज़ है वो किन किन चीज़ों पे लाई कर रही है और किसकी चीज़ों से वो आगे बढ़ रही है। सबसे पहला वायरीमिया क्या होता है, वायरीमिया में सून फॉल जो वायरस होता है वो ब्लड के अंदर आ जाता है। ब्लड के अंदर आएगा तो क्या होगा, जो लेवल होती है वायरीमिया की, विच इज़ P24 एंटीजनमिया, मतलब जो P54 एंटीजन है और जो वायरस है वो सेम, मतलब वायरस का P24 ही एंटीजन है और वो ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा, इट इज़ कॉल्ड वायरीमिया, ठीक है। नाउ इससे क्या होगा, क्या इससे तुम्हारा जो कंकमिटेंट इम्यून रिस्पॉन्स है, मतलब जो T सेल्स है उसकी लेवल गिर जाएगी, फॉल डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट टॉक अबाउट विंडो पीरियड इज जनरली एक जब इन्फेक्शन होता है, ठीक है, तो एंटीबॉडी अपीयर होती है, एंटीजन आया, एंटीजन की स्क्रीनिंग हुई, उससे एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई, एंटीबॉडी के प्रोड्यूस होने तक और ब्लड में आने तक का जो समय होता है, एंटीजन के आने से एंटीबॉडी के ब्लड में आने तक का समय उसको बोलते हैं विंडो पीरियड। सिंपल प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी का जो टाइम होता है उसको विंडो पीरियड बोलते हैं। ये सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ मैं। कितना होता है, 3 से 12 हफ्ते होते हैं। नेक्स्ट इज ह्यूमरल रिस्पॉन्स। अब ये अलग अलग हो सकती है, जैसे कि IgM, IgA, IgG डिपेंड करता है। सबसे पहले IgM आता है, प्राइमरी रिस्पॉन्स, और IgG सेकेंडरी रिस्पॉन्स। पता होना चाहिए, इम्यून रिस्पॉन्स से बताया था। बात करते हैं कि भैया कौन कौन से स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, तो भैया गैग में आते हैं P15 और P21, P55, और जो अपना ENU है विच इज़ उसमें आते हैं GP41, GP120, GP160। पोल में आता है GP31, ये वही प्रोटीन्स हैं जो कि मैंने पहले बता कर रखा है। रेगुलेटरी में आते हैं NEF, ड्रेव और टेट, और उसमें आते हैं अपनी विफ, VPU और VPR। इट इज़ नॉट विफ, इट इज़ V। अब बात करते हैं अपन anti-HIV एंटीबॉडी की। अब anti-HIV एंटीबॉडी क्या होती है, तो उनको बता देता हूँ। इट इज़ IgG। anti-HIV एंटीबॉडी कुछ नहीं है, ये बता रहा है कि जब इसमें क्लिनिकल लेटेंसी का पीरियड आता है, क्लिनिकल लेटेंसी के पीरियड में क्या होता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है। वो ये समझते हैं कि क्लिनिकल लेटेंसी जो होता है वो टाइम के साथ वेरी करता है, मतलब 10 साल तक भी रह सकता है क्लिनिकल लेटेंसी। तो ये बॉडी समझती है कि अब तो IgG बन गया अपना, मतलब अपने लिए रेडी हो गई है। इट इज़ anti-HIV एंटीबॉडी, जो कि HIV के अगेंस्ट एंटीबॉडी रेडी करी, IgG, मतलब सेकेंडरी रिस्पॉन्स के लिए। प्राइमरी रिस्पॉन्स में IgM ने काम करा होगा, सेकेंडरी में IgG आ गई, बस यही होता है, इसमें कुछ नहीं होता। देन नेक्स्ट इज वी टॉक अबाउट द लेबोरेटरी डायग्नोसिस। ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आता है स्क्रीनिंग टेस्ट। इट इज़ नॉट स्पेसिफिक, इट इज स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट में आता है, रखना क्या आता है, एलाइजा आता है। एलाइजा के सारे पार्ट, सारे टाइप, जो 5 टाइप का होता था वो कॉम्परेटिव सैंडविच, सिंपल एलाइजा जो होता था, क्लासिकल एलाइजा इसको बोलते हैं, और कौन सा होता था,
डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बस। हाँ, तो यह स्क्रीनिंग में आता है एलाइजा और रैपिड टेस्ट किट होती है, रैपिड टेस्ट किट, उससे अपन टेस्ट कर सकते हैं एलाइजा और रैपिड टेस्ट किट से। देन सप्लीमेंट्री टेस्ट में आता है वेस्टर्न बोल्ट ऐसे जो है वो तुम्हारा सप्लीमेंट है, मतलब स्क्रीनिंग अगर ख़राब हो गई तो सप्लीमेंट पे आते हैं, सप्लीमेंट पे डायरेक्ट नहीं आते हैं कभी भी, ठीक है। नेक्स्ट कन्फर्मेटरी टेस्ट में आता है, देखना कन्फर्मेटरी टेस्ट में क्या आता है। सबसे पहला P24 डिटेक्शन करते हैं, मतलब डायरेक्ट जो HIV है HIV का डिटेक्शन हो जाता है इसमें। P24 डिटेक्शन, इट इज़ अ कन्फर्मेटरी टेस्ट, अगर स्क्रीनिंग करेक्ट है तो कन्फर्मेटरी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वायरल कल्चर करते हैं, एंड लास्ट इज HIV RNA को अपन एग्जामिन करेंगे। HIV RNA इज द बेस्ट कन्फर्मेटरी टेस्ट टू डिटेक्ट द HIV, और ये याद रखना 14 दिन के बाद इसका रिजल्ट आता है, 14 डेज़ के बाद रिजल्ट आता है इसका, और 14 डेज आफ्टर इन्फेक्शन से अपने को पता लग जाएगा। मतलब अगर तुम्हें HIV लगा है और HIV का तुम्हें कोई भी HIV प्रोन या HIV प्रोन जगह पे तुम गए हो और वहाँ से हो सकता है कि तुम्हें HIV लग गया, फॉर सपोज तुम्हें डॉक्टर में एक नर्स हो, तो अगर जो पेशेंट को HIV था तो हो सकता है कि नीडल तुम्हें टच हो गई हो सकता है तुम्हें नीडल टच हो गई हो सकता है HIV तुम्हारी बॉडी के अंदर, तो 14 डेज़ के अंदर, विद इन 14 डेज तुम HIV RNA कराओगे, तुमको पता लग जाएगा तुमको HIV है या नहीं है, ठीक है। तो इट इज़ वेरी गुड बिकॉज ये बहुत जल्दी प्रोग्नोसिस दे देता है, तो अर्ली स्टेज में HIV खत्म हो जाता है, तो जो मैक्रोफाज है अपन उसी को रेड कर देंगे तो तुम्हारा HIV और बढ़ेगा नहीं, वहीं खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट टॉक अबाउट व्हाट इज नॉन स्पेसिफिक एलर्जी टेस्ट इज लो CD4 काउंट। CD4 काउंट देख लो भैया, लो CD4 काउंट। नेक्स्ट इज अल्टर्ड नहीं, इसमें वो देखते हैं अपन न्यू पैटर्न। नेक्स्ट न्यू पैटर्न न्यूप्लेजिया के लिए होती है। अब बात करते हैं नाको क्या होता है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आता है नाको स्ट्रेटजीज, सीधा देखो क्या होता है। जो एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है उसने क्या दिया है, उसने दिए भैया कि मैं तुमको 4 स्ट्रेटजी दे रहा हूँ ताकि जिससे तुम एड्स को डायग्नोस कर सको, ठीक है। वो क्या स्ट्रेटजी है वो इस फोटो में देख लो, तुमको फोटो बुक में मिल जाएगा, मैंने बुक से खींचा है फोटो। हाँ, तो भैया पहली स्ट्रेटजी इज सिंपल टेस्ट किट लो, सिंपल रैपिड टेस्ट किट लो। अगर वो पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव समझ लो, अगर नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव समझ लो, सिंपल, कोई दिक्कत है। ये पहली स्ट्रेटजी है जो कि कहाँ करते हैं अपन, तो याद रखना जब भी कोई ट्रांसप्लांटेशन या कोई ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है या कोई ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है किसी ऑर्गन का, तो अपन इसमें करते हैं, क्या करते हैं, नॉर्मली तुम्हारा जो एक टेस्ट एंटीजन किट है, टेस्ट किट को लेंगे, उससे टेस्ट लगाएंगे, अगर पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव है, उसको फेंक देंगे ऐसा कैसा ब्लड को, जिससे अपन टेस्ट करेंगे। तुम्हारे पास एक ब्लड आया डोनेशन के लिए, तुमने ब्लड ले लिया पेशेंट का ब्लड लिया, अब उसको टेस्ट करोगे, विच स्क्रीनिंग टेस्ट करा, स्क्रीनिंग में HIV पॉजिटिव आया, फेंक दो ब्लड को, सीधी बात है। और नेक्स्ट स्ट्रेटजी इज फॉर सर्वेलेंस, मतलब सर्वाइलेंस करोगे भैया कि ठीक है कि नहीं है, चेकिंग करते हैं, जो नॉर्मली सर्वेलेंस किसको बोलते हैं, जो सर्वे होता है उसको सर्वाइलेंस बोलते हैं। उसमें 2 टेस्ट किट लगती है, एक टेस्ट किट अगर नेगेटिव है तो फिर खत्म ही नहीं, नेगेटिव मतलब नेगेटिव, दिक्कत ही नहीं कुछ। ये जो पहली टेस्ट किट है इट इज़ स्क्रीनिंग, और जो सेकेंडरी है, जो सेकंड टेस्ट किट है, इट इज़ कन्फर्मेटरी कि भैया हाँ है ही नहीं, सिंपल। तो अगर स्क्रीनिंग तुम्हारी पॉजिटिव आ गई है तो तुम लगाओगे कन्फर्मेटरी, क्या लगाओगे कन्फर्मेटरी। स्क्रीनिंग पॉजिटिव आई और कन्फर्मेटरी नेगेटिव, ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है, जब मैं तुमको स्टार्ट में बताया था कि अगर ये HIV है तो तुम्हें एड्स हो सकता है, अगर HTLA है हो सकता है कि HIV लाइक इन्फेक्शन हो सकता है कि HIV लाइक इन्फेक्शन हो या HTLA हो, तो उसमें एड्स पॉजिटिव नहीं होता। एड्स पॉजिटिव का कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है टेस्ट किट 2 से। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में अपन को टेंशन लेना ही नहीं है कुछ भी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कोई भी इन्फेक्शन होता है तो कोई भी इन्फेक्टेड ब्लड अपन नहीं दे सकता किसी पेशेंट में, ठीक है, तो इसलिए अपन उसमें हटा ही रहे हैं उसको। लेकिन अगर सर्वाइलेंस की बात कर रहे हैं तो अपन 2 टेस्ट लगाना जरूरी होता है। भैया अपन ने लगा A1 लगाया, A1 देखा अपन ने, A1 पॉजिटिव आया, फिर अपन लगा सेकंड टेस्ट किट से, अगर सेकंड टेस्ट किट पॉजिटिव आया है तो भैया रिपोर्ट पॉजिटिव है, अगर सेकंड नेगेटिव है तो रिपोर्ट नेगेटिव है, बिकॉज कन्फर्मेटरी टेस्ट इज नेगेटिव। अगर बात करें अपन इसकी ये जो होता है ना सेकंड स्ट्रेटजी, इट इज़ सेकंड A। अब बात करते हैं सेकंड B की। सेकंड B में 2 से 3 लगती है, और ये कब कराते हैं, जब कोई इंडिविजुअल तुम्हारे पास सिम्टम्स लेके आता है एड्स के, जब कोई इंडिविजुअल तुम्हारे पास सिम्टम्स लेके आता है एड्स के, फॉर सपोज उसका वेट लॉस हो रहा है, फॉर सपोज उसको डायरिया हो रहा है, 1 महीने से, है ना, उसको वेट लॉस, उसका नाइट स्वेट्स हो रहे हैं उसके, हैं उसको जनरलाइज लिम्फेडेनोपैथी हो गई है, तो ये सिम्टम्स है तुम्हारे एड्स के। अगर ये लेके पेशेंट तुम्हारे पास आता है तो तुम क्या कराओगे, सबसे पहले उसका एक स्क्रीनिंग टेस्ट कराओगे। स्क्रीनिंग टेस्ट अगर नेगेटिव आया तो रिपोर्ट नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव आया तो तुम स्क्रीनिंग टेस्ट 2 कराओगे, विच इज कन्फर्मेटरी टेस्ट। अगर वो पॉजिटिव आया है तो भैया तुम्हारा पेशेंट पॉजिटिव है। अगर वो भी नेगेटिव आता है, फिर भी तुम सोच रहे हो भैया नेगेटिव आया लेकिन फिर भी इसका सब कुछ दिक्कत क्यों दे रहा है,
तो तुम उसको एक और टेस्ट लिखोगे, अगर वो टेस्ट भी नेगेटिव आता है मतलब इसको एड्स नहीं है, इसको कोई दूसरी बीमारी है। अगर वो पॉजिटिव आ जाता है, जो तीसरा तुमने लगाया तो तुम इसमें लगोगे, तुम वेस्टर्न बोल्टिंग टेस्ट क्या दोगे, वेस्टर्न बोल्ट ऐसे लगाओगे, विच आर सप्लीमेंट, सप्लीमेंट्री टेस्ट होता है सॉरी। और P24 डिटेक्शन, P24 डिटेक्शन ऑफ वेस्टर्न बोल्ट ऐसे लगाओगे तुम, जो कि तुम्हारा कंफर्मेशन दे देगा भैया इसको एड्स है या नहीं है। क्या हुआ इसमें, पेशेंट एड्स के सिम्टम्स लेके आया है, 1 महीने का डायरिया, नाइट स्वेट्स, वेट लॉस, और तुमने उसको लगाया कंफर्मेटरी पॉजिटिव आ गया, ठीक है। पॉजिटिव का तुम्हें लगाया सेकंड, तुम्हें लगाया स्क्रीनिंग का तुमने लगाया कंफर्मेटरी भी पॉजिटिव है, तो भैया पॉजिटिव रिपोर्ट है तुम्हारी। अगर नेगेटिव है तो तुम एक टेस्ट और लगाओगे, बिकॉज सिम्टम्स लेके आ रहा है पेशेंट, एक टेस्ट और लगाओगे, अगर वो नेगेटिव है तो तुम्हारा पेशेंट एड्स से फ्री है, एड्स नहीं है उसको, तो तुम उसको, और अगर वो पॉजिटिव आ जाता है थर्ड वाला, तो तुम उसको लगाओगे वेस्टर्न बोल्ट ऐसे, या फिर तुम्हारा कौन सा P24 एंटीजन डिटेक्शन। नेक्स्ट इज थर्ड स्ट्रेटेजी, विच इज थर्ड एल्गोरिथम, विच इज़ फॉर डिटेक्टेड HIV एसिम्टोमेटिक, मतलब कोई पेशेंट है या कोई भी एक ऐसा इंसान है जो कि उसको हो सकता है वो प्रोन हो HIV के लिए। फॉर सपोज कि कोई डॉक्टर हो जिसको स्टिक नीडल इंजरी हो गई हो, मतलब कोई सुई उसके हाथ में घुस गई हो जो कि HIV पेशेंट से निकली थी, तो हो सकता है दे आर प्रोन, तो इसलिए अपन देते हैं इसमें एसिम्टोमेटिक पेशेंट होते हैं, पेशेंट को सिम्टम नहीं होता लेकिन फिर भी अपन टेस्ट लगाते हैं। इसमें 3 टेस्ट किट चाहिए रहती है अपने को, A1, A2 और A3। अब कैसे लगाएंगे देखो, अगर A1 पॉजिटिव है देन वी गोज टू A2। A2 में अगर A2 इज नेगेटिव और A2 इज पॉजिटिव, अगर A2 नेगेटिव है फिर भी अपन इन दोनों केसेस में A3 लगाएंगे, भले ही A1 पॉजिटिव है, भले ही A2 नेगेटिव है, A2 पॉजिटिव हो। A3 लगाया, A3 में अगर A3 नेगेटिव है, A3 अगर नेगेटिव है तो वी विल नॉट गो फॉर एनी। ये कौन सा सीन है, जब तुम्हारा A1 पॉजिटिव आया, A2 पॉजिटिव आया और A3 पॉजिटिव आया, देन वी गो फॉर दिस वेस्टर्न बोल्ट ऐसे है P24 डिटेक्शन। लेकिन अगर A1 पॉजिटिव, A2 पॉजिटिव, A3 पॉजिटिव, देन आदमी को एड्स है। सेकेंड, अगर A1 पॉजिटिव है, A2 नेगेटिव और A3 पॉजिटिव है, मतलब तुमने सबसे पहले लगाया वो पॉजिटिव आया, सेकंड नंबर पे लगाया वो नेगेटिव आया, थर्ड पे लगाया पॉजिटिव आया, तो ये भी तुम्हारा उसको ले जाएगा विच इज़ वेस्टर्न बोल्ट ऐसे और P24 एंटीजन, ताकि कंफर्मेशन हो जाए है या नहीं है। और लास्ट इज तुम्हारा कि तुमने A1 लगाया, A1 पॉजिटिव आया, A2 नेगेटिव है, A3 भी नेगेटिव है, तो ये डिपेंड करता है अब कि क्या करेंगे। अगर नेगेटिव है तो बहुत ही कम कंसिडर किया जाता है नेगेटिव को, और क्योंकि इसमें भी अपन मेनली इस वेस्टर्न बोल्ट ऐसे ही कराते हैं ताकि अपने कंफर्मेशन हो जाए है या नहीं है। नेक्स्ट टॉक अबाउट ट्रीटमेंट। ये समझ में आया कि नहीं आया, नाको स्ट्रेटेजी सिंपल है, कोई इतना टफ नहीं है, बस तुमको फोटो याद रखना पड़ेगा। A1 A2 बहुत कन्फ्यूजन है इसमें, सो स्लो करके देखना समझ में आ जाएगा। नहीं ट्रीटमेंट क्या कहते हैं, उसमें आती है आर्ट थेरेपी आती है, ART, आर्ट गाइडलाइंस आती है इसकी। इस आर्ट गाइडलाइंस को अपन ने मॉडिफाई करा है, विच इज़ कन्वर्टेड टू HAART रेजिम। HAART रेजिम, इस HAART रेजिम में अपन ने, और HAART रेजिम का फुल फॉर्म क्या है, हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी अपन देते हैं उसको, विच इज़ हार्ट। और इसमें आता है TLD ड्रग्स के नाम है, TLD विच इज़ T इज़ फॉर टीनोफोविर 300 mg। इसके साथ अपन देंगे लेमीवुडिन देंगे, विच इज़ 300 mg, अगेन 300 mg। और लास्ट में अपन देंगे D, विच इज़ डोल्टीगेविर इज़ 60 mg। और ये तीनों ड्रग्स अपन देते हैं कितने दिन के लिए, एक टैबलेट रोज फॉर 3 to 6 month, 1 टैबलेट डेली फॉर 3 to 6 month। भैया ये गाइडलाइन हो गई तुम्हारी, जो कि तुम्हारे नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने तुमको देके रखी है। 3 ड्रग्स फिक्स है इसकी, विच इज़ TLD, T इज़ फॉर टीनोफोविर, L इज़ फॉर लेम्यूडिन और D इज़ फॉर डाउटीगेविर एंड टीनोफोविर एंड L इज़ फॉर लेम्यूडिन। भैया ये देते हैं अपन, एक टैबलेट देते हैं फॉर 3 to 6 months, ठीक है। तो ये हो गया ट्रीटमेंट बात। ट्रीटमेंट के अलावा और कुछ है क्या, अच्छा ये ऐसे थी, ये बचाएगा ये। अगर तुम्हारा ये आर्ट यानी कि जो तुम दे रहे हो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जो है वो टॉक्सिसिटी कॉज कराती है, और ड्रग्स से टॉक्सिसिटी कॉज कराएंगे, ठीक है। और एडवर्स इफेक्ट भी शो कराते हैं, स्पेशली लिपिड एब्नॉर्मेलिटी
उसके साथ साथ ड्रग इंटरेक्शन, मतलब कोई दूसरी ड्रग है उसको नहीं दे सकते, देखना पड़ेगा, वो अपन फार्मा में पढ़ेंगे। हाई कॉस्ट होती है, मतलब ड्रग जो है वो हाई कॉस्ट है। टिनोफेवर महंगी ड्रग होती है, डॉल्टिकेवरी महंगी ड्रग है, और जो लैमिडुवेन है या लैम्यूवुडिन जो है ये भी महंगी ड्रग होगी, इसलिए अपन बोलते हैं हाई कॉस्ट एजेंट बोल रहे हैं इसको। देन नेक्स्ट इज देयर इज डिसएमिनेशन ऑफ रेजिस्टेंट वायरस, मतलब अगर तुम्हारा वायरस रेजिस्टेंट है तो तुम्हारी ड्रग इफेक्ट ही नहीं करेगी, ठीक है। अगर तुम्हारा वायरस रेजिस्टेंट हो गया इस ड्रग के लिए तो तुम्हारी ड्रग जो है इफेक्ट ही नहीं करेगी, तो दूसरी ड्रग देनी पड़ेगी, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्या है कि इट हैज़ लिमिटेड थेरेपेटिक ऑप्शन, बहुत कम और लिमिटेड थेरेपेटिक ऑप्शन होते हैं ART के, ठीक है। नेक्स्ट टॉक अबाउट द आयरिस। व्हाट इज आयरिस? आयरिस इज सिंपली इम्यून रिकॉन्स्टिट्यूटिव या रिकॉन्स्टिट्यूशन इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम। अच्छा भी क्या होता है, देखो, जब भी तुम्हें एड्स होता है, जब भी कुछ केसेस में जब एड्स होगा और जब रिकवरी फेज होता है, यानी कि जब तुमने ART यानी कि एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी शुरू करी है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी थ्रू शुरू करी है, तो यहाँ पे वायरल लोड जो है डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही वायरल लोड डिक्रीज होता है तो जो पेशेंट का इम्यून सिस्टम होता है वो एक्सग्रेटेड इम्यून रिस्पॉन्स शो करता है। क्या करता है? एक्सग्रेटेड इम्यून रिस्पॉन्स शो करता है। देखो, ठीक होने लगा, वैसे चलाने लग गया जोर जोर से, ठीक होगा क्या? अच्छे से नहीं ठीक होगा। तो जो इन्फेक्शन होगा वो कॉज करेगा ओवरहेलमिंग इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, मतलब उसमें इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हो जाएगा, और उसको अपन बोलते हैं आयरिस, विच इज इम्यून रिकॉन्स्टिट्यूशन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, मतलब इम्यून रिस्पॉन्स के या इम्यून सिस्टम के अच्छा होने के, वापस अच्छे होने के समय पे ही वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स शो हो रहा है, इसलिए उसको बोल रहे हैं इम्यून रिकॉन्स्टिट्यूशन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स और सिंड्रोम। देन बहुत बहुत आपका